ऑलराइट, ऑडिट रिस्क का टॉपिक चल रहा है और हमने अभी तक जो चीजें डिस्कस कर ली हैं वो ये कि जब भी एग्जाम के अंदर ऑडिट रिस्क आएगा तो हमने उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ रिलेट करना है। अगर हम उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ रिलेट नहीं करते तो फिर वो बिजनेस रिस्क बन जाएगा। सो ऑडिट रिस्क जब भी एग्जाम में आ रहा है, रिमेंबर कि हमने उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के साथ, अकाउंटिंग के इम्पैक्ट के साथ रिलेट करना है। और मैंने आपको इसमें हिंट दिया था कि इसमें जो आपके पास हिंट है या आप कह सकते हैं कि एड है, वो ये है कि आप अपने माइंड में उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट और अकाउंटिंग इम्पैक्ट लेकर आए और रिस्क उसके ऑपोजिट होगा। जैसा मैंने आपको बताया कि अलाउंस शुड बी रिकॉर्डेड फॉर द स्ट्रगलिंग रिसीवेबल्स, there is a risk that allowance may not be recorded, as a result receivables may be overstated. So आपको करना ये है कि आपको अपने माइंड में उसका अकाउंटिंग इम्पैक्ट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट लेकर आनी है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हर जगह पे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं होती, तो फिर जहां पे ट्रीटमेंट नहीं होती तो वहां पे इम्पैक्ट माइंड में लेकर आना है। इसकी भी मैंने आपको एग्जांपल दी थी। फॉर एग्जाम्पल, फाइनेंस डायरेक्टर लेफ्ट द कंपनी। अब इसकी कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट तो नहीं है ना कि स्टैंडर्ड कोई डिफाइन करता है कि जब फाइनेंस डायरेक्टर छोड़ के चला जाए तो क्या ट्रीटमेंट होनी चाहिए। जाहिर बात है अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड्स की कोई ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन अकाउंटिंग का इम्पैक्ट जरूर है। और वो अकाउंटिंग का इम्पैक्ट ये है कि फाइनेंस डायरेक्टर चला गया और अभी तक कोई रिप्लेसमेंट हायर नहीं हुई, तो जो फाइनेंस डायरेक्टर के रोल्स हैं, जो काम है, जो बर्डन है, वो जूनियर स्टाफ पे ट्रांसफर हो जाएगा। और जूनियर स्टाफ जो है, जो अदर स्टाफ है, मे नॉट बी सफिशिएंटली क्वालिफाइड टू डील विद दोस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इश्यूज, and as a result financial statements may be materially misstated. So मैंने आपको कहा था कि आपने अपने माइंड में उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट या अकाउंटिंग इम्पैक्ट लेकर आना है और रिस्क उसके ऑपोजिट है। या इन अदर वर्ड्स हम इसको ये कह सकते हैं कि रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, या इन अदर वर्ड्स हम इसको ये कह सकते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिस्क, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के मटेरियली मिसस्टेटेड होने के चांसेस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इनकरेक्ट होने की, इनकरेक्ट ट्रीटमेंट होने के चांसेस, इनकरेक्ट ट्रीटमेंट का रिस्क, इसको आप किसी भी तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। और एक और बात मैंने आपको बताई थी कि बहुत कम ऐसा होगा कि पर्टिकुलर किसी रिस्क के अंदर एग्जामिनर ने ये लिखा होगा ये इनहेरेंट है, ये कंट्रोल है, डिडक्शन है। बहुत कम, एक आध रिस्क हमें ऐसा नजर आता है, वो उसमें भी क्योंकि मैंने आपको बताया, एग्जांपल दी कि ऑडिटर को कहा जा रहा है कि जल्दी आप ऑडिट परफॉर्म कर दें, तो दिस में इंक्रीज द डिटेक्शन रिस्क, जल्दी का काम शैतान का। ऑडिटर हो सकता है मटेरियल में स्टेटमेंट को जल्दबाजी में डिटेक्ट ना कर पाए, तो ये डिटेक्शन रिस्क ही है, इसलिए हमने इसको डिटेक्शन रिस्क लिख दिया। अदरवाइज हम डायरेक्टली फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ रिलेट करेंगे, रिलेट विद द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ रिलेट करेंगे एंड नॉट विद इनहेरेंट कंट्रोल एंड डिटेक्शन रिस्क। इस चक्कर में नहीं पड़ जाना कि ये इनहेरेंट रिस्क है, ये कंट्रोल रिस्क है, ये डिटेक्शन रिस्क है, फिर आप खुद ही अपने आप को ट्रबल में डाल रहे हैं। जस्ट आपने उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ रिलेट करना है, क्योंकि ऑडिट रिस्क यही होता है कि रिस्क ऑफ इनकरेक्ट ओपिनियन बीइंग गिवन बाय द ऑडिटर ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बीइंग ऑडिटेड। सो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिस्क या रिस्क ऑफ इनकरेक्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। और ये भी मैंने आपको बताया था कि जब हम प्लानिंग के स्टेज पे हैं तो हमें कंफर्मेशन नहीं है कि वाकई ही ऐसा है, ये रिस्क है कि हो सकता है कि ऐसा उन्होंने किया, हो सकता है एक्सपेंसेस को मिसक्लासिफाई कर दिया, हो सकता है अलाउंस रिकॉर्ड ना किया, हो सकता है प्रोविजन रिकॉर्ड ना किया। तो हम इसको जस्ट अपने पास रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट की लिस्ट में रिकॉर्ड कर रहे हैं कि अच्छा ये भी रिस्क हो सकता है, ये भी रिस्क हो सकता है, ये भी हो सकता है, कि जब हम टेस्टिंग के स्टेज पे जाएं तो वहां पर जाके इनको कंफर्म कर लें, हाँ वाकई देखो प्रोविजन रिकॉर्ड हुई है कि नहीं, हाँ देखो अलाउंस रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं, हाँ डिस्पोजल में इन्होंने एसेट को रिमूव किया रजिस्टर से कि नहीं। सो ये पॉइंट मैंने आपको वहां पर एक्सप्लेन कर दिया था। सो ऑडिट रिस्क जब भी आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, सो यू हैव टू रिलेट दैट विद द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। उसके बाद हमने रिस्पॉन्स डिस्कस किया था, और रिस्पॉन्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि रिस्पॉन्स क्या चीज है। रिस्पॉन्स टू द असेस्ड रिस्क, कि जो रिस्क ऑडिटर ने आइडेंटिफाई किया, अब उसका एक्शन क्या होगा। तो मैंने आपको कहा था कि जो ऑडिटर रिस्पॉन्स है, इसको आप ऑडिटर्स एक्शन भी कह सकते हैं टुवर्ड्स द असेस्ड रिस्क। इसको हम ऑडिट प्रोसीजर भी कह सकते हैं टुवर्ड्स द असेस्ड रिस्क। अब ये हम डिस्कस करेंगे कि क्या होता है। मैंने आपको इसके एक दो एग्जांपल दी थी कि जिस तरह रिस्क ये है कि एसेट को रजिस्टर से रिमूव ना किया गया हो, तो रिस्पॉन्स क्या होगा। रिस्पॉन्स ये होगा कि यार जाके एसेट रजिस्टर चेक कर लेंगे वहां से रिमूव किया कि नहीं।
जिस तरह मैंने आपको इसकी प्लेन एग्जांपल दी थी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से हटके, कि आप गाड़ी से उतरे, आपने गाड़ी लॉक की, एकदम आपको ऐसा फील हुआ कि यार हो सकता है मैंने गाड़ी लॉक ना की हो, तो आप क्या करते हैं, या तो आप रिमोट से दोबारा गाड़ी को लॉक कर देते हैं, या आप गाड़ी को चेक कर लेते हैं हैंडल से कि चेक कर लो, हैंडल उठा के देखो गाड़ी लॉक हुई है कि नहीं। ये आपका एक्शन था टुवर्ड्स द रिस्क कि हो सकता है मैंने गाड़ी लॉक ना की हो। सो इस तरह वन बाय वन करके ये हमारे सामने कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि मैंने एग्जाम के क्वेश्चन से एक्सट्रैक्ट की हुई हैं, क्योंकि ऑडिट रिस्क का जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो सिमिलर ही रिस्क होते हैं। आज तक जितनी दफा भी आ चुका है, दिसंबर 2007 से अब तक जितनी दफा भी आ चुका है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट एक जैसा ही सवाल होता है, सेम टाइप ऑफ रिस्क ही होते हैं। तो अगर आप इस लिस्ट को, ये जो मैंने यहाँ पे कंपाइल की हुई है, अच्छे तरीके से पढ़ लें तो यू विल बी एबल टू गेट फुल मार्क्स इन द एग्जाम। जस्ट एक ट्रिक आपको ये करनी होगी कि आपको इसको केस स्टडी के साथ रिलेट करना होगा। और केस स्टडी के साथ कैसे रिलेट करना होगा कि हम केस स्टडी की लाइन लिखेंगे, फिर रिस्क लिखेंगे, फिर रिस्क, फिर उसका इफेक्ट होगा, और फिर उसके सामने उसका रिस्पॉन्स होगा। 3 कॉलम्स यहाँ पे बने हुए हैं। एक आपके पास केस स्टडी लाइन है, ये एग्जाम क्वेश्चन से हमने एक्सट्रैक्ट की हुई है। इसी तरह एग्जाम क्वेश्चन आपके पास अवेलेबल होगा, लेकिन एक पॉइंट नहीं होगा वहां पे, तो ये सारे पॉइंट्स एक साथ लिखे हुए होंगे। और एग्जामिनर आपसे कहेगा डिस्क्राइब ऑडिट रिस्क एंड द ऑडिटर्स रिस्पॉन्स टू द असेस्ड रिस्क। तो 2 कॉलम्स पेपर में बने हुए होंगे, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है हमारा। एक तरफ आपको ऑडिट रिस्क लिखना होगा और दूसरी तरफ रिस्पॉन्स लिखना होगा। अब आपने एग्जाम क्वेश्चन को डील कैसे करना है? एग्जाम क्वेश्चन को डील इस तरह करना है कि सबसे पहले आपने केस स्टडी लाइन लिखनी है। अब याद रखें केस स्टडी लाइन बड़ी भी हो सकती है, तो उसको समराइज कर लें, स्मॉल कर लें। केस स्टडी लाइन सिर्फ इसलिए है कि एग्जामिनर को यह पता चल जाए कि आप कौन सा रिस्क लिखने जा रहे हैं। उसके बाद आपने उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट या जो उसका अकाउंटिंग इंपैक्ट है वो लिख देना है। फिर आपने रिस्क लिखना है, और फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे जो उसका अफेक्ट है, जो इंपैक्ट है, वो आपने लिख देना है। तो केस स्टडी लाइन समराइज कर दें, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट या अकाउंटिंग इंपैक्ट लिखें, और फिर रिस्क लिखें, और फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे उसका इफेक्ट लिखें। अब हम जाके बहुत सारी एग्जांपल्स देख लेते हैं। The company has invested significantly in production process at the factory. This resulted in expenditure on updating, repairing, and replacing a significant amount of machinery used in the production process. मशीनरी इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, जो मशीनरी प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हो, ये तो आपको पता ही है IAS 16 होता है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, क्योंकि वो नॉन करंट एसेट्स होते हैं, टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स, जो या तो प्रोडक्शन में यूज हो रहे हैं या सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एक्सेट्रा। तो यहां से हमें पता चल गया कि प्रोडक्शन के लिए मशीनरी यूज हो रही है, तो IAS 16 में आ गया। अब उन्होंने कहा कि उन्होंने इस पे कोई एक्सपेंडिचर किया। एक्सपेंडिचर क्या है? अपडेटिंग, रिपेयरिंग, रिप्लेसिंग। और हमें पता है कि अपडेटिंग जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, रिपेयरिंग जो है ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। IAS 16 डिस्क्राइब करता है सब्सीक्वेंट एक्सपेंडिचर को, ये आपने पढ़ा हुआ है। यहाँ पे मुझे अकाउंटिंग एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ऑल्दो मैं कर रहा हूँ, आपने पढ़ा हुआ है। मैंने आपसे कहा था कि ऑडिट पास करना बहुत मुश्किल है अगर आपको अकाउंटिंग नहीं आती, क्योंकि ये आपको ऑडिट रिस्क में भी यूज होगा और आगे जाके प्रोसीजर्स में भी यूज होगा। सो सब्सीक्वेंट एक्सपेंडिचर के बारे में क्या कहता है IAS 16 के? 2 टाइप्स के हैं। एक जो आपने प्रॉफिट और लॉस में रिकॉर्ड करने हैं, यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और एक जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? जो डे टू डे एक्सपेंडिचर्स हैं या नॉन करंट एसेट की रिपेयर और मेंटेनेंस पे है। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? जो नॉन करंट एसेट की एक्विजिशन, एक्सटेंशन, एनहेंसमेंट, अपग्रेडेशन, इंप्रूवमेंट, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। इसी तरीके से रिप्लेसमेंट भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है जब आप प्रीवियस कंपोनेंट को राइट ऑफ कर दें। तो अब देखें ये मिक्स ऑफ कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। सबसे पहले केस स्टडी लाइन लिखेंगे, इसको समराइज कर दें। द कंपनी हैज इन्वेस्टेड इन the company has invested significantly in production process at the factory. This resulted in updating, repairing and replacing. एक ये आप यहाँ पे लिखते हैं। उसके बाद आपने ट्रीटमेंट लिखनी है। If the expenditure is of capital nature according to IAS 16, it should be capitalized. If it is of the revenue nature, it should be expensed out. ये accounting treatment होगी। There is a risk
that expenses may be misclassified, या इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि there is a risk that revenue expenditure may be capitalized, या there is a risk that capital expenditure may be expensed out. इसको समराइज करने के लिए हम इस तरह लिख सकते हैं कि there is a risk that expenses may be misclassified. जब हम कहते हैं ना expenses may be misclassified, तो वहां पे इसका यही मतलब होता है कि हो सकता है रेवेन्यू को कैपिटल बना दियो या कैपिटल को रेवेन्यू बना दियो. So if the expenditure is not correctly classified, profit and assets may be under or overstated. तो ये होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे उसका इम्पैक्ट. तो पहले ट्रीटमेंट लिखनी है एज पर IAS 16. Capital expenditure should be capitalized, revenue expenditure should be expensed out. There is a risk that expenses may be misclassified, and if this is the case, assets and profits may be under or overstated. इस तरह आपने एग्जाम में इसको एक्सप्लेन कर देना है. अब रिस्पॉन्स की तरफ आ जाए. सबसे पहले रिस्क पर गौर करें. रिस्क क्या है? रिस्क ये है कि कहीं इन्होंने कैपिटल को रेवेन्यू और रेवेन्यू को कैपिटल ना बना दिया. अब इनके पास तो एक्सपेंडिचर की पूरी लिस्ट होगी, मिक्स ऑफ कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ना. अच्छा, इन्होंने कुछ रिप्लेसमेंट पे, कुछ रिपेयरिंग पे, फिर कुछ अपडेशन पे, इस तरह डिफरेंट एक्सपेंसेस किए. अब हमें वन बाय वन देखना पड़ेगा कि अच्छा यार ये रेवेन्यू है, ये कैपिटल है, ये कैपिटल है, ये रेवेन्यू एटसेट्रा. तो हमें कैसे पता चलेगा? ये लिस्ट तो मैनेजमेंट की लिस्ट है, हमें उनसे ऑब्टेन करनी पड़ेगी. और इस लिस्ट को हम कहते हैं ब्रेक डाउन ऑफ कॉस्ट, क्योंकि उसमें लिखा होगा कि रेवेन्यू पे कितना लगा है, कैपिटल पे कितना लगा है. The auditor should review a breakdown of these costs. देखें कितना कितना एक्सपेंस किया, कितना रेवेन्यू है, कितना कैपिटल है, to ascertain the split of capital and revenue expenditure. और फिर देखें इसमें से कौन सा रेवेन्यू और कौन सा कैपिटल है. And further testing should be undertaken to ensure that classification is correct. Further testing का यहाँ पे क्या मतलब है? हमने तो इसको जुमले को समराइज कर दिया. Further testing का यहाँ पे मतलब ये है कि जितना भी रेवेन्यू है उसका टोटल करो, जितना भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसका टोटल करो, कास्ट करो उसको, यही फिगर जाके चेक करो कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में रिकॉर्डेड है, यही फिगर जाके चेक करो कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में रिकॉर्डेड है. तो ये फर्दर टेस्टिंग शुड बी अंडरटेकन. हमने यहाँ पे बात खत्म कर दी कि रिव्यू द ब्रेकडाउन ऑफ कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर टू ascertain that capital and revenue expenditure is correctly recorded within the financial statements. Alright, second risk हमारे पास है disposal of non-current assets by the company. अब अगेन सबसे पहले आपको केस स्टडी लाइन लिखनी होगी, वो समराइज करके लिख देंगे. उसके बाद हमने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट लिखनी है कि जब भी एसेट डिस्पोज ऑफ होता है तो इट शुड बी रिमूव फ्रॉम द एसेट रजिस्टर, और जो भी डिस्पोजल का गेन और लॉस है वो प्रॉफिट और लॉस में रिकॉर्ड होना चाहिए. ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हो गई. रिस्क ये हो सकता है कि उन्होंने एसेट को अभी तक रजिस्टर से रिमूव ना किया हो, या इनकरेक्ट गेन और लॉस जो है वो प्रॉफिट और लॉस में रिकॉर्ड किया हो, इनकरेक्ट डिस्पोजल का गेन और लॉस. सो देखें, एसेट नीड्स टू बी हैव करेक्टली asset needs to have been correctly removed from the property, plant and equipment. The asset should be removed from the asset register to ensure that non-current asset register is not overstated, and the profit on disposal should be included within the profit or loss. ठीक है जी. There is a risk that asset may not be removed from the register, or incorrect gain or loss may be recorded in the profit or loss, and as a result assets and profits may be overstated. अब आपको कैसे पता चलेगा कि उन्होंने एसेट को रिमूव किया है कि नहीं? ऑडिटर रिस्पॉन्स क्या होगा? जाओ जाके एसेट रजिस्टर देखो, और एसेट रजिस्टर से देखो उसको रिमूव किया गया है कि नहीं किया गया. और फिर गेन और लॉस क्या होता है? गेन और लॉस इज द डिफरेंस बिटवीन द कैरिंग वैल्यू एंड प्रोसीड्स. नॉन करेंट एसेट्स, प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट की कैरिंग वैल्यू और प्रोसीड्स जितने का वो बिके, दोनों का डिफरेंस गेन और लॉस है. इसको रिकैलकुलेट कर लो और देखो क्या यही गेन और लॉस उन्होंने प्रॉफिट और लॉस में रिकॉर्ड किया हुआ है. So auditors should check the non-current asset register to confirm asset has been removed. Additionally, profit and loss can be recalculated by comparing the disposal proceeds with the carrying value and agree the figure to the financial statements. और यही फिगर जाके प्रॉफिट और लॉस में चेक करें क्या उन्होंने यही फिगर गेन और लॉस की रिकॉर्ड की हुई है. इसी तरीके से रीवैल्यूएशन ऑफ नॉन करंट एसेट्स बाय द कंपनी. अब आपको पता है कि
रीवैल्यूएशन उन्हीं एसेट्स की होती है जो कि रीवैल्यूएशन मॉडल पर होते हैं। और क्या किया जाता है कि कैरिंग वैल्यू को फेयर वैल्यू या रीवैल्यूड अमाउंट से कंपेयर किया जाता है, रीवैल्यूड अमाउंट या फेयर वैल्यू से। और इन दोनों का जो भी डिफरेंस होता है, गेन और लॉस, वो अदर कंप्रीहेंसिव इनकम में रिकॉर्ड हो जाता है, यानी रिवैल्यूएशन सरप्लस में रिकॉर्ड हो जाता है। और जब भी इसकी डेप्रिसिएशन चार्ज होती है तो रीवैल्यूड अमाउंट पे होती है, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ पे होती है। अब इसमें मैं बहुत सारे रिस्क लिख सकता हूँ कि revaluation should be conducted according to IAS 16. The difference between the carrying value and the fair value should be recorded in the other comprehensive income. There is a risk it may be recorded in the profit or loss rather than other comprehensive income. Depreciation should be charged on the revalued amount. There is a risk it is being charged on the previous carrying value rather than revalued amount. लेकिन ये बहुत बड़ा हो जाएगा रिस्क। इसको समराइज करके हम इस तरह लिख सकते हैं कि revaluation needs to be carried out in accordance with IAS 16. Otherwise non-current asset may be incorrectly valued. हमने उसको कवर कर दिया सारी ट्रीटमेंट उसी में। अगर आप इस तरह लिखते हैं एग्जाम के अंदर कि revaluation should be conducted in accordance with IAS 16, the difference between the carrying value and the fair value represents the gain or loss should be recorded in the other comprehensive income. There is a risk that the gain or loss may be recorded in the profit or loss. अब ये भी लिख सकते हैं, ठीक होगा बिल्कुल। अब हमें कैसे पता चलेगा कि इन्होंने करेक्ट रीवैल्यूएशन जो है वो परफॉर्म किया? तो सिंपली गेन और लॉस कहां जाना चाहिए? अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में जाके ओसीआई में चेक करें कि ओसीआई में रिकॉर्ड किया है ना, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो प्रॉफिट फॉर द ईयर से ऊपर रिकॉर्ड कर लिया हो। डेप्रिसिएशन भी रिव्यू कर सकते हैं कि वो रीवैल्यूड अमाउंट एंड रिमेनिंग यूजफुल लाइफ पे चार्ज की गई, प्रीवियस कैरिंग वैल्यू पे तो नहीं कर ली। और इंडिपेंडेंट वैल्यू रिपोर्ट चेक कर सकते हैं कि खुद तो नहीं रिवैल्यूएशन कर ली, खुद फिगर्स असाइन कर ली हो, क्योंकि दिस शुड बी डन बाय द इंडिपेंडेंट वैल्यूअर। So review the reasonableness of the valuation and recalculate revaluation surplus. Ensure that land and building are correctly revalued. जो भी है property plant equipment में से जो भी है, whatever it is, ये उसका रिस्पॉन्स होगा। इसी तरीके से अनयूज्ड प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट या न्यू प्रोडक्शन लाइंस आ गई और पिछली को स्टॉप कर दिया। अब हमें पता है कि अगर कोई एसेट रिडंडेंट पड़ा हो, रिडंडेंट हो, नॉट इन यूज हो, तो ये आपको पता है, F7 जिन्होंने पढ़ा है उनको पता है कि ये इंपेयरमेंट का इंडिकेटर है, इंडिकेटर ऑफ इंपेयरमेंट, कि अगर एक एसेट रिडंडेंट पड़ा हुआ है, यूज नहीं हो रहा। और हमें कैसे एसेट को रिकॉर्ड करना होता है? एसेट शुड बी रिकॉर्डेड एट लोअर ऑफ इट्स कैरिंग वैल्यू एंड रिकवरेबल अमाउंट। कैरिंग वैल्यू जो होती है, कैरिंग वैल्यू इज द बुक वैल्यू, और रिकवरेबल अमाउंट क्या होती है? रिकवरेबल अमाउंट इज हायर ऑफ वैल्यू इन यूज एंड फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। इन दोनों में से जो हायर होगी वैल्यू इन यूज और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल में से, वही आपकी जो है वो रिकवरेबल अमाउंट बन जाएगी। सो अगर कैरिंग वैल्यू ऑफ एन एसेट इज मोर देन इट्स रिकवरेबल अमाउंट, तो इसका मतलब ये है कि एसेट जो है वो इम्पेयर्ड हो चुका है। अगर इम्पेयरमेंट रिकॉर्ड नहीं की हुई तो एसेट को ओवरस्टेट किया गया। अब ये पूरी अकाउंटिंग मैंने आपको समझा दी, आगे नहीं समझाऊंगा हर रिस्क पे, जस्ट कुछ अकाउंटिंग आपको समझा रहा हूं ताकि आपको एक डायरेक्शन मिल जाए कि आपने बीइंग एन ऑडिटर सोचना क्या है। आपने बीइंग एन अकाउंटेंट, बीइंग एन ऑडिटर, उसकी अकाउंटिंग की तरफ जाना है। सो एज पर IAS 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट and IAS 36, the plant and equipment should be stated at lower of its carrying value and recoverable amount. अगर ऐसा नहीं है तो प्लांट एंड मशीनरी में भी ओवरवैल्यूड। तो अब ऑडिटर कैसे चेक करेगा कि इंपेयरमेंट के इंडिकेटर्स हैं कि नहीं? तो सिंपली इंपेयरमेंट रिव्यू, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, डिस्कस विद मैनेजमेंट whether impairment review has been performed, has been conducted. Auditor should give special consideration to check impairment. यानी इसका यही मतलब है, discuss with the management whether impairment review has been performed. पूछ लें उनसे, वो कहें जी बिल्कुल परफॉर्म किया गया, तो फिर आगे जाके फर्दर टेस्टिंग कर लेंगे उस पर कि वो लोअर ऑफ कैरिंग वैल्यू और रिकवरेबल अमाउंट रिकॉर्डेड है या नहीं है।
ऑलराइट, नेक्स्ट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं इश्यू केस स्टडी के अंदर वो ये था कि एसेट्स लाइफ रिवाइज्ड इंपैक्टिंग रिड्यूस्ड डेप्रिसिएशन। देखें, एसेट की लाइफ जब रिवाइज करते हैं तो ये चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट होता है, पता है आपको इस बात का। और स्टैंडर्ड आपको अलाउ करता है कि आप हर साल रिव्यू करें कि कहीं कोई चेंज तो नहीं आया आपका अकाउंटिंग एस्टिमेट में, मतलब लाइफ में कोई चेंज आया हो या स्क्रैप वैल्यू में कोई चेंज आया हो, ठीक है, वो चेक कर लें आप। और अगर जेन्युइन चेंज है तो आप उसको रिवाइज कर सकते हैं, ये स्टैंडर्ड आपको अलाउ करता है। लेकिन वो जब चेंज आता है तो चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट हमेशा प्रोस्पेक्टिवली अप्लाई होता है, रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई नहीं होता, ये भी आपने पढ़ा। सो अगर विदाउट एनी जेन्युइन चेंज वो एसेट की लाइफ को बढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब है वो क्या करना चाह रहे हैं कि एसेट की लाइफ को बढ़ाने का मतलब ये है कि डेप्रिसिएशन को रिड्यूस करना और कैरिंग वैल्यू को इंक्रीज करना। सो इसका मतलब है कि ये मैनिपुलेशन का सोर्स हो सकता है कि देयर इज अ रिस्क दैट द रिडक्शन in the depreciation may be done in order to improve the profits, yeah, in order to improve the carrying value of the asset. So under IAS 16, useful lives to be reviewed annually, and if asset lives have generally increased, then this change is reasonable. However, there is a risk that this reduction has occurred in order to improve profits and assets. If this is the case, plant and machinery and profits may be overstated. अब देखें, जब रिस्पॉन्स की बारी आएगी तो आपने टेक्निकली सोचना है कि जब जेन्युइन चेंज आएगा तो यूजफुल लाइफ को रिवाइज कर सकते हैं, स्क्रैप वैल्यू को रिवाइज कर सकते हैं। अब वो चेंज क्या है हमें क्या पता है, तो मैनेजमेंट को पता होगा, तो मैनेजमेंट से पूछ लें, डिस्कस करें, डिस्कस विद द डायरेक्टर, फाइनेंस डायरेक्टर की यहाँ पे बात हो रही है। द रैशनल, यानी रैशनल किसे कहते हैं, बेसिस, किस बेसिस पे आपने यूजफुल लाइफ एक्सटेंड किया है। अगर वो जेन्युइन रीजन है तो बस ठीक है, सो बिस्मिल्लाह। और अगर उन्होंने अनयूजुअली उसको एनहेंस कर दिया तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने मैनिपुलेशन पर्पस के लिए ऐसा किया। फिर सेकंड फर्दर हम डिस्कस कर रहे हैं, अ न्यू अकाउंटिंग जनरल लेजर हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड। अकाउंटिंग जनरल लेजर मींस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर विद द ओल्ड एंड न्यू सिस्टम बीइंग रन इन पैरेलल। पुराना सिस्टम भी चल रहा है, नया सिस्टम भी चल रहा है, और फिर पुराने से नए में डाटा भी ट्रांसफर होगा। सारा डाटा जो है वो पुराने से नए में ट्रांसफर होगा। पुराने के बैलेंसेस को क्लोज किया जाएगा, वो बन जाएंगे वहां के क्लोजिंग बैलेंसेस, ये ओल्ड सिस्टम है। फिर न्यू बैलेंसेस वो वहां पे जाके ओपनिंग बैलेंसेस होंगे। तो जब डाटा ट्रांसफर हो रहा है तो आपको पता है डाटा ट्रांसफर का रिस्क हो सकता है, डाटा में नॉट बी करेक्टली ट्रांसफर्ड एंड एज अ रिजल्ट बैलेंसेस में बी अंडर और ओवरस्टेटेड। अ न्यू अकाउंटिंग जनरल लेजर सिस्टम, देखिए अब यहाँ पे कोई ट्रीटमेंट नहीं है इसकी, लेकिन अकाउंटिंग का इंपैक्ट है। और वो अकाउंटिंग का इंपैक्ट क्या है कि डाटा शुड बी करेक्टली ट्रांसफर्ड फ्रॉम द ओल्ड टू द न्यू सिस्टम। There is a risk that opening balance is being misstated and loss of data. अब हमने इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ रिलेट कर दिया। अगर आप ये लिखते ना कि हो सकता है नया सिस्टम एम्प्लॉइज को समझ ना आए, तो ये बिजनेस रिस्क है। हाँ, अगर आप ये लिखें कि हो सकता है नया सिस्टम एम्प्लॉइज को समझ ना आए और एज अ रिजल्ट वो इनकरेक्ट अकाउंटिंग परफॉर्म कर दें, ये ऑडिट रिस्क है। सो अब आप उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ रिलेट करेंगे तो वो बन जाएगा ऑडिट रिस्क, वरना जो है वो बन जाएगा बिजनेस रिस्क। अब खुद सोचें रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए, हमें कैसे पता चलेगा कि भाई बैलेंसेस करेक्टली ट्रांसफॉर्म हो गए। तो बस आसान सा तरीका ये है कि सैंपल बेसिस पे कुछ यहाँ से क्लोजिंग बैलेंसेस लो और उनको जाके एग्री कर लो वहां के ओपनिंग बैलेंसेस, अगर वो सेम है तो इसका मतलब है कि सही हो गया डाटा ट्रांसफर। यानी आप आपस में दो बैलेंसेस को कंपेयर कर लें, ये रिस्पॉन्स होगा ऑडिटर का। The auditor should undertake detailed testing to confirm all opening balances have been correctly recorded in the new system. ठीक है, सो आप क्या करें, पुराने बैलेंसेस चेक करें, यहाँ से कुछ बैलेंसेस उठाएं और फिर उनको न्यू सिस्टम में जाके इन बैलेंसेस को आपस में क्या कर लें, रिकंसाइल कर लें, एग्री कर लें। अगर आपको लगे डिफरेंस है तो फिर इसका मतलब है सही ट्रांसफर नहीं हुए, सेम आ रहे हैं सारे बैलेंसेस तो इसका मतलब है सही ट्रांसफर हो। अब इसी तरह देखिए ये भी वो रिस्क है, वेबसाइट हैज एनकाउंटर्ड डिफिकल्टीज विद रिकॉर्डिंग सेल्स। अब इसकी भी कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं है किसी भी स्टैंडर्ड के मुताबिक। अगर कंपनी वेबसाइट के थ्रू सेल कर रही है, आपको पता है समटाइम्स वेबसाइट में प्रॉब्लम आ जाती है, डिडक्शंस हो जाती हैं, ऑर्डर नहीं बुक हो जाता, ठीक है, या 2 दफा पेमेंट कट जाती है। ठीक है, अब जिस तरह मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दूं, ये भी रिसेंट एग्जांपल है। मेरा भाई जो है वो पेमेंट कर रहा था,
स्टॉर्म फाइबर जो इंटरनेट है उसकी, ये अभी थोड़े दिन पहले ही की आपको लाइव एग्जांपल दे रहा हूँ। स्टॉर्म फाइबर इंटरनेट जो सर्विसेज है, आपने नाम सुना होगा, उनकी वेबसाइट पर जाकर वो पेमेंट कर रहा था अपने डेबिट कार्ड से। तो उनके सिस्टम में उस टाइम प्रॉब्लम चल रहा था वेबसाइट में, तो पेमेंट 2 दफा डिडक्ट हो गई। अब ये जो दोनों 2 दफा पेमेंट काट ली है, ये तो उनका रेवेन्यू नहीं है ना, क्योंकि उन्होंने तो 1 दफा वाली पेमेंट को रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है। ये जो दूसरी दफा उन्होंने ज्यादा काट लिया, इसको तो वो लाइबिलिटी रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि तो वापस करनी है उन्होंने। तो सम टाइम जब सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम आ जाती है कि पेमेंट डिडक्ट नहीं हुई या 2 दफा डिडक्ट हो गई या एटसेट्रा एटसेट्रा, तो ये रेवेन्यू को अफेक्ट करता है, इनकम रेवेन्यू। यहाँ पे इनकम से मुराद रेवेन्यू है। So this could lead to errors in relation to completeness of income कि revenue correctly recorded नहीं होगा। इसको हम यूं भी लिख सकते हैं कि if the website has encountered difficulties, there may be the risk in the completeness of revenue या revenue may be incorrectly recorded। अब आपको मेरे याद होगा कि मैंने जब आपको ऑडिट साइकिल पढ़ाया था, तो मैंने आपको बताया था कि पहले हम सिस्टम टेस्टिंग करते हैं और फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की टेस्टिंग करते हैं। सिस्टम टेस्टिंग से ये पता लगा लेते हैं सिस्टम स्ट्रांग है या सिस्टम वीक है। फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट की टेस्टिंग करते हैं, क्योंकि सिस्टम स्ट्रांग होगा तो लेस टेस्टिंग करते हैं, सिस्टम वीक होगा तो डिटेल टेस्टिंग करते हैं। अब अब वेबसाइट है ना, वेबसाइट पहले चेक कर ले। जब हम वेबसाइट को चेक कर रहे हैं ना, वेबसाइट एक सिस्टम है। जब पहले हम वेबसाइट को चेक कर रहे हैं कि अच्छा जी इसमें कैसे ऑर्डर प्लेस होता है, पेमेंट कैसे होती है, डिडक्शंस कैसे होती हैं, तो ये कंट्रोल टेस्टिंग है, क्योंकि पहले आप उनकी वेबसाइट को चेक कर रहे हैं। फिर जब वेबसाइट से जनरेटेड फिगर चेक हो रही हैं, वो सब्सटेंटिव टेस्टिंग है या डिटेल टेस्टिंग है। तो सबसे पहले एक्सटेंडेड कंट्रोल टेस्टिंग शुड बी परफॉर्म्ड और फिर डिटेल टेस्टिंग ओवर कंप्लीटनेस ऑफ इनकम। पहले सिस्टम को चेक करें कि वेबसाइट तो ठीक है ना, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वेबसाइट ही थर्ड क्लास है, हमेशा उसमें वो हैंग रहती है, एरर्स रहते हैं। पहले कंट्रोल टेस्टिंग करें। एक दफा वेबसाइट चेक हो जाए कि अच्छा वेबसाइट तो ठीक ठाक है, अच्छी बनी हुई है, सिस्टम उनका बेहतरीन है, फिर फिगर्स की तरफ आएंगे, फिर हमारे पास सब्सटेंटिव टेस्टिंग या डिटेल टेस्टिंग परफॉर्म होगी।